Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, so far we have discussed about the independence of attributes or about the independence between the two variables of classification. In the previous lecture, we have discussed about the hypothesis and we laid down the procedure for testing the independence of two variables. So in today's lecture, we will do 2 or 3 questions about the independence of two variables and one more thing I will told you about the homogeneity of variables. ठीक है, homogeneity of samples की बात भी हम करेंगे. दो के मेथड सारा सेम है. A minor difference comes across और इसके अलावा टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ सेवरल प्रोपोर्शंस, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि ट्राई स्टेयर हैज सर्टन पर्पसेस. उनमें से हमने 5 पर्पसेस आपको बताए थे ट्राई स्टेयर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. नंबर 1 वाज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट एनी वेरिएंस. ठीक है, यानी एच नॉट सिग्मा स्टेयर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्टेयर. एंड द सेकेंड वन वाज testing the independence of attributes या independence of variables. And the third one was testing the association of samples or variables. इसी तरह testing the proportion, testing the hypothesis about the equality of several proportions. आपने इससे पहले proportion में z test लगाया था. That was basically for testing the equality of two proportions only. But today we will discuss about more than 2 population proportions. Understand? तो सबसे पहले चूँकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की थी लेकिन हमने इस पर कोई एप्लीकेशन सॉल्व नहीं की थी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टीजेंसी टेबल किसको कह रहे हैं. लास्ट टाइम नोट हमने कॉन्टीजेंसी टेबल की बात की थी बट वी डिड नॉट यूज़ द एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल के अंदर हम आपको बताएंगे कॉन्टीजेंसी टेबल है R-1 इंटू C-1 से क्या मुराद है. ठीक है, हाउ वी फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज व्हेन द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्टीजेंसी टेबल. सो I will take a question, and the question is, so the question is, a company is interested in determining whether an association exists between the terminating times commuting times of their employees and the level of
stress, related problems. Observed on the job. A study of one sits assembly line workers reveals the following. ठीक है जी, तो ये स्ट्रेस है, इसकी यार क्लासिफिकेशन है। स्ट्रेस के टाइप्स हैं हाई, मॉडरेट, लो, और यहाँ पे टोटल आ जाए। और तो अंडर 20 minutes, 20 to 50 minutes, and then over 20, over 50. This is commuting, ठीक है। एक वेरिएबल हमारा ये है और दूसरा स्ट्रेस है उनका, ठीक है, और ये उनकी वैल्यूज हैं। एटीन, 17, 8, 28, 18, 6, 7. तो अजीज तलबा, दिस इज अवर contingency table. This is basically 3x3 contingency table. 3x3 contingency table. ठीक है, contingency table. तो अब आप देखें कि 116 जो है वो बेसिकली असेंबली लाइन वर्कर्स थे और उनको कम्यूटिंग टाइम ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ और लेवल ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के दरमियान अब हमने इंडिपेंडेंस चेक करनी है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप उनको कम्यूटिंग टाइम लेस दैन 20 मिनट्स दें, ओवर 50 मिनट्स दें, ठीक है, और स्ट्रेस के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब इस चीज़ को देखने के लिए 116 वर्कर्स का डाटा लिया गया और उसके सामने आप ये जो डाटा बेसिकली आया ये क्वेश्चनर की फॉर्म में था, इसको हमने रिप्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल, ठीक है। सपोज हमने एक आदमी देखा तो उसको अंडर 15-20 मिनट्स था, नंबर 1 जो क्वेश्चनर था उसने टिक किया कि जी अंडर 20 मिनट्स के अंदर अगर हो तो उसने 1 को टिक किया, यानी हाइट को टिक किया होगा,
इन तीनों में से मॉडरेट, हाई, लो, इनमें से उसने 8 टिक किया होगा। इसी तरह जब उसको 20 to 50 मिनट्स तक हो सकता है उसने लो तो किया हो, या हो सकता है उसने ओवर 50 में जाके 7 में टिक किया हो, यहाँ पे 8 टिक कर दिया हो। तो ये सारे काउंट्स हैं, जब उनको टोटल किया गया तो इन डिफरेंट कैटेगरीज तो ये काउंट्स इस तरह फॉर्म में आए। अब हमने करना क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारा OI है। ये क्या है हमारा OI, यानी OI मीन्स के OIJ यहाँ पे आप सोचना चाहिए कि ये यहाँ पर आई हमने लिया था, जो लास्ट टाइम हमने लिया था वो रोज़ में लिया था, और जेस को हमने कॉलम्स में लिया था। ठीक है, तो I मीन्स 11, ये 9011 दैट इज इक्वल टू 9, 012 इज इक्वल टू 5, इसी तरह 018 जो 18 है दैट इज 013 पहली रो और थर्ड कॉलम। इसी तरह ये आप देखिए सारी दीज आर द टोटल्स। अब आप इसके बाद मार्जिनल टोटल्स यहाँ पे लिख लें, या इसको हम स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ था, एंड वी वांट टू सी इज देयर एसोसिएशन बिटवीन स्ट्रेस एंड कम्यूटिंग टाइम। ठीक है, ए कंपनी इज इंटरेस्टेड इन डिटरमिन वेदर एन एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन commuting time of their employees and level of stress related problems. Yeah, is there independence between these two variables? तो उसके बाद स्टेप था, क्वेश्चन ये था at alpha is equal to 0.01 is there any evidence of a significant relationship between commuting times एंड स्ट्रेस। तो ये हमारे दो वेरिएबल हैं जी, इनके दरमियान हमने इंडिपेंडेंस चेक करनी है। तो हमारा H0 क्या होगा, देयर इज इंडिपेंडेंस between commuting time and stress। और H1 क्या होगा, there is dependence between commuting time and time stress। तो ये था हमारा H1, और हम ये भी लिख सकते थे there is association between commuting time and stress। तो यहाँ पे they are not associated ऊपर आना था, और नीचे वाले में आ जाना था they are associated। तो अल्फा क्या है 0.01, और साथ लिख लें given। Step number 3, the test statistic to be used is तो ट्राइस्टेट हम यूज करते हैं, I is from 1 to R and J is from 1 to C। OIJ minus EIJ whole square divided by EIJ
ठीक है जी, विच अंडर H0 follows ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रॉक्सीमेट ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये, with R-1 into C-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो कंप्यूटेशन में हम क्या करते हैं, अब आप देखिए कि टेबल कंप्लीट करें। आपको टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को लिखना चाहें तो भी सही है, और इसको हम यूज़ करते हैं OIJ। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, दैट वाज बेसिकली 9, उसके बाद नेक्स्ट क्या था 5, 18, उसके बाद नेक्स्ट 17, 8, 28, उसके बाद क्या थे जी 18, 6 एंड 7। अब हमें EIJ चाहिए, तो 9 के देखें अगेंस्ट टोटल क्या है, 9 के अगेंस्ट टोटल नीचे आ रहा है 44 और मल्टीप्लाई कर दें विद 32 और डिवाइडेड बाई 116, तो इज इक्वल टू, ये देखें ये टोटल जो है इसका 44 है, 19 आ रहा है टोटल, नेक्स्ट 53 और रो में टोटल 22, 53 एंड 31, तो 116 आप दोनों तरफ से देख लें। तो दीज आर द मार्जिनल टोटल्स। अब जब 9 के लिए हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 9 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल है और इसके अगेंस्ट ये टोटल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 1/6। जब हमने सपोज 6 की निकालनी है तो 6 के लिए ये टोटल और इस तरफ ये टोटल आ जाएगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 1/6। तो ये टेबल आपने कंप्लीट कर लेना है इस तरह, ठीक है। अब ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद तो 12.14, नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या आती है, अब 32 वही रहेगा और चेंज क्या होगा जी, 5 निकालनी है तो 19 मल्टीप्लाई विद 32, 19 मल्टीप्लाई विद 32 डिवाइडेड बाई 116, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 5.24। तो इसी तरह आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बाकी रिमेनिंग जो है वो निकाल सकते हैं। दे आर 14.62, द नेक्स्ट वन इज 20.10 and against 8 is 8.68 and again 24.22, the next one is 11.75 and again 5.08 and the last one 14.17। तो ये हमारे पास OI और EI मौजूद है। अब हमें कॉलम चाहिए OIJ माइनस EIJ, इसका स्क्वायर ले लें और साथ ही डिवाइड कर दें EIJ पर, यानी इससे मुराद क्या है कि 9 माइनस 12.14 डिफरेंस लिया, जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लिया और डिवाइडेड बाई फिर 12.14 करके यहाँ पे लिखते, तो दिस वैल्यू 0.811। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, 5 माइनस 5.24
इस सारे का स्केयर लें डिवाइडेड बाई 5.24, तो ये वैल्यू क्या आती है 0.009। इस एंड सो ऑन। अब ये करते जाएं, कंप्लीट कर लें ये कॉलम। नेक्स्ट वैल्यू 0.781, ये आप चेक कर लीजिए बेशक। दिस वैल्यू इज 0.478 and the next value is 0.052 and next value is 0.589. The next is 3.324 and the other one is 0.165 and the last is 3.627। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था। अब इनको ऐड करें आपस में, सब ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने के बाद प्राइस चेयर की वैल्यू क्या है देखें ज़रा क्या आती है। दैट्स 9.836। तो ये था स्टेप नंबर 4 इज़ अ सिंपल। बनिस्बत गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, एक्सपेक्टेड निकालने के लिए इनके जो मार्जिनल टोटल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल साइज। ठीक है, और हर एक चीज़ सीधा निकालनी है। EIJ जब निकल आएगा तो उसमें से डिफरेंस लें, स्केयर लें, डिवाइडेड बाई EI करें और उसके बाद लिखते सम करने के बाद। तो ये प्राइस चेयर की कंप्यूटेड वैल्यू है। अब आ गया स्टेप नंबर 5। तो 3D तर्जन क्या है? जी, प्राइस चेयर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू प्राइस चेयर अल्फा विद R-1 इंटू C-1। अब आप बताएं R क्या है 3, C क्या है 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्राइस चेयर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू प्राइस चेयर। अल्फा क्या था 0.01, R-1 3-1 2 एंड C-1 2, 2 2s are 4। तो ये वैल्यू देखिए क्या आती है। टेबल में जाकर 0.01 के अगेंस्ट ये वैल्यू चेक करें तो दैट वैल्यू इज 13.30। चेक कर लें टेबल में प्राइस चेयर में 0.01 अल्फा हो और 2 इंटू 2 4 पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 है। ठीक है, तो क्या वैल्यू है 13.30। इससे मुराद है कि अगर कोई वैल्यू 13.30 से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जी वैल्यू 13.30। तो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे कहीं लाई करती है। दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन, दिस इज अल्फा 0.01 और ये जो अल्फा 1 माइनस अल्फा है 0.99। ये एरिया है सारा जो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन। अब हमारी प्राइस चेयर की वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई। अदर कहता है कि रिजेक्ट H0, यहाँ पे लिख लें आप बेशक रिजेक्ट H0 इफ कंप्यूटेड प्राइस चेयर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अगर इससे बड़ी है तो या इसके बराबर है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है। कंक्लूजन, since the computed value of price chair is equal to 9.836 lies in the acceptance region. Therefore, we accept H0.
and conclude that the stress on the job is independent of commuting times. ठीक है, so this was our decision which we took. The stress on job is independent of commuting time. तो जिस तलबा आपने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं हम। अच्छा, अब आपको ज़रा मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करता जाऊँ कि इफ़ यू वांट टू सी any association between these variables or then what will happen। तो नंबर 4 पर था ये ट्राई स्क्वायर as test of homogeneity। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी आलमोस्ट उसी से मिलता है जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। वही कंटीजेंसी टेबल होगा, सारा कुछ वही होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंज क्या होगी, चेंज ही होगी हाइपोथेसिस में। आप देखते हैं देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तुम्हारा हाइपोथेसिस बन जाएगा एच नॉट, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो इसके अंदर अजीज तलबा ये चीज़ ऐड करता जाऊँ, जो चीज़ मेन है, द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी इज यूजफुल इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस in null hypothesis that the several populations are homogeneous with respect to a specific characteristic। ठीक है, several populations are homogeneous with respect to a specific characteristic। बात सिर्फ वही है, ठीक है, काम को यहाँ से पकड़ने के बजाय दूसरी तरफ से पकड़ लिया गया है। काम भी आप वही करेंगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में चेंज आ जाएगी, जो आएगी वो आपको बता दिया है that the several populations are homogeneous with respect to some specific characteristic। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, there are if there are k populations it means there are k populations are homogeneous with respect to specific characteristic। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो प्रोसीजर चूँकि मैंने जैसे पहले आपसे बात की कि ऑलमोस्ट सेम है, वो इस वही स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स हैं। तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। द क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन इज अ मूवी प्रोड्यूसर is bringing out a new movie ठीक है, in order to develop an advertising strategy
He wants to determine whether the movie will appeal most of a particular age group. Or whether it will appeal equally to all age groups. The producer takes a random sample of from persons attending the preview of the new movie. And obtains the following results. ठीक है जी. अब रिजल्ट्स क्या हैं जी. एज उसका एज ग्रुप का है वेरिएबल, और एज ग्रुप्स में अंडर 20 है. उसके बाद है 20 to 39, that's 40 to 50, 9 and 60 and over. और 11146, 54 and 20, 78, 22, 10, 48, 42, 10. तो 28 ये इन कैटेगरीज में लोड आ रहे हैं जी. 22 and 20. और यहाँ पर वेरिएबल्स किए हैं. लिंक द लाइक द मूवी, dislike the movie, and indifferent.
ठीक है जी। अब ये आपको दिया हुआ टेबल और वेरिएबल है एज ग्रुप है और ये वेरिएबल जो है ओपिनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल टोटल्स ले लें जो आगे हमें काम आएंगे। तो दैट इज 220 एंड दिस वन इज 110, दिस 170 और इसका टोटल 300 आ रहा है। नेट्स इस रो का टोटल आ रहा है 140 एंड द नेक्स्ट वन इज 60, तो 500। 500 बंदों ने ट्रेलर देखा, ठीक है, प्रीव्यू मूवी का देखा। उनमें से अब आप देखें उनसे क्वेश्चन फिल करवाया गया और एज और साथ उनसे हाँ ना में ये क्वेश्चन लिया गया होगा कि आपने इन कैटेगरीज में से टिक करना है कि आप कौन सी लाइक करेंगे। तो 3 कैटेगरीज थी, लाइक द मूवी, डिसलाइक द मूवी और इनडिफरेंट, ठीक है। इनसे हट के राय थी उनकी। तो हर एक ने अपनी अपनी राय दी। डिफरेंट एज ग्रुप थे जो उनकी एज ग्रुप्स के साथ। नाउ वी वांट टू सी इज देयर एनी association, yeah, is there any independence? Other word I will use the test of homogeneity. Is there any association between these age groups and opinion? क्या इनके दरमियान तो association है या नहीं है? तो इसको देखने के लिए क्वेश्चन इज दैट what inferences will you draw? What inference will you draw from this data? आप उसने हम पे छोड़ दिया, आप खुद ही बनाए हाइपोथेसिस कि आप इसमें से क्या चीज़ देख सकते हैं। तो H0 हमारा क्या होगा? एट द ओपिनियन ऑफ all age group is same about new movie. And H1 क्या होगा? The opinion of all age group is not same, is not the same about, इसमें भी डेल आ रहे, द न्यू मूवी, ठीक है जी। अब जब मैं कहता हूँ होमोजेनिटी आ रही ना, देयर इज ऑल एज ग्रुप्स के दरमियान होमोजेनिटी है। अब आपने क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हो? देयर इज होमोजेनिटी इन ऑल द 3 एज ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू न्यू मूवी, ठीक है। यही आपको मैंने शुरू में कहा था, इन होमोजेनिटी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट होमोजेनिटी वी यूज दैट all the samples have same, all the samples are homogeneous with respect to a specific characteristic. ये इसका हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे आप कहेंगे all the age groups have same opinion about the movie. There is homogeneity in the age groups with respect to the movie, ठीक है। कि मूवी के देखने के लिहाज से या मूवी के सही होने या ना होने के लिहाज से तमाम एज ग्रुप्स के दरमियान क्या है? होमोजेनिटी है। बात समझ में आ रही है? इससे पहले जो हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया था दैट वाज इंडिपेंडेंस बिटवीन commuting times and stress.
दो वेरिएबल्स के दरमियान इंडिपेंडेंस करना था। अब यहाँ पर जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं दैट द ओपिनियन ऑफ ऑल द एज ग्रुप इज सेम होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू द मूवी। तो H1 क्या हो गया जी, नहीं सेम नहीं है, दिस इज नॉट सेम। और स्टेप नंबर 2 क्या है, चूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। चूंकि गिवन नहीं है, द टेस्ट स्टैटिस्टिक वही है, to be used is प्राइस थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज डबल समेशन मैंने कर दिया क्योंकि कॉन्टीजेंसी टेबल में रोज और कॉलम्स की बात हो रही है। तो ओ आई जे माइनस ई आई जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे follows tri-state distribution with ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 आ गया जी कंप्यूटेशन। अब आप टेबल के टोटल्स देखे हुए हैं यहाँ पर, ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। अब जब मैंने 146 की ये O11 है तो E11 कैसे आएगा, E11 कैसे आएगा, दिस विल बी 220 या पहले आप लिख लें 300 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है जी। और तो 120 वैल्यू आ रही है तो 132। ठीक है, तो दिस इज E11। अब जब 78 सपोज आपने 22 का निकालना है तो इसके टोटल ये है और इस तरफ टोटल ये है। तो ये कौन सा है जी, E2 1 2 3 4 E24, दिस इज 70 बाई 140 डिवाइडेड बाई 500। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 0 से, और इसको आप हल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, 324 की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट वाज द प्रोसीजर। अब मैं कंप्यूटेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ओ आई जे दैट वाज बेसिकली 146 पहली फ्रीक्वेंसी थी, नेट्स 54 जी, उसके बाद नेट्स थी 20। अब मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, 78 नेट्स 22, उसके बाद 10, उसके बाद 48 नेट्स वाज 42 नेट्स 10 जी, उसके बाद 28 22 एंड द लास्ट वन वाज 20। तो ओ आई जे आ गया। अब ई आई जे तो निकालें जी, 146 की क्या निकले जी, 132 हमने निकाली है। नेट्स क्या है 61.6, उसके बाद 26.4, नेक्स्ट 66.0, 30.8, उसके बाद जो है नेट्स 13.2 and the next is 60, 28, the next one is 12, 42, 19.6 and the last one is 8.4। तो ओ आई और ई आई निकल आया। अब एक कॉलम बना लें, ओ आई जी माइनस ई आई जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे।
तो पहली वैल्यू क्या आएगी 1.485, द नेक्स्ट इज 0.983 and 1.552, the next is 2.182 and the further 2.58, 2.514 and the next is 0.776, 2.4, 7.0, 0.33, 4.667 and the other one two are 0.294 and the last one is 16.019. तो अब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद प्राइस चेयर की वैल्यू आएगी 40.16। ठीक है जी, 40.16। तो स्टेप नंबर 5 में क्या है, क्रिटिकल रीजन अल्फा r-1 इंटू c-1, तो प्राइस चेयर 0.05 और r कितने से, हाउ मैनी रोज, दे आर 3 रोज, 3 - 1 एंड 4 कॉलम्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू अगेन 6 डिजिट ऑफ फ्रीडम क्या आती है जी 12.59। टेबल में से वैल्यू देख लें, डिजीज ऑफ फ्रीडम क्या है 2 इंटू 3 6, तो प्राइस चेयर 0.05 विद 6 डिजीज ऑफ फ्रीडम ये वैल्यू देगा। ठीक है, ये टेबल वैल्यू है। अगर आप इसको प्लाट करना चाहें तो ये वैल्यू जो है ये 12.59 है। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 0.05, दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 40 पॉइंट, तो मे भी इस पॉइंट पे लाई करे, तो हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। Since the calculated value of price chair 40.16 is greater than 12.59, the null hypothesis, the H naught is rejected. And we conclude that the opinion of all age group is not the same about the movie. तो जिस तलबा आपने देखा कि हमने टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सेवरल ग्रुप्स
ठीक है। ट्राइस्टेयर एज ए टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और ट्राइस्टेयर एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रोसीजर में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हाइपोथेसिस में थोड़ी सी माइनर सी चेंज आती है, ठीक है। उसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि वहाँ पे हाइपोथेसिस बन जाता है देयर इज़ इंडिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स H0 और H1 क्या बन जाता है देयर इज़ डिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा द टू ग्रुप्स या द all the age groups are homogeneous with respect to the new movie। तो यहाँ पे क्या बन गया all the age groups are homogeneous, all the several populations are homogeneous with respect to a characteristic। तो यहाँ पे क्या बन गया all the population। अब जब मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो क्या बात कर रहा हूँ all the populations are homogeneous with respect to a specific characteristic। अब यहाँ पे क्या था all age groups are homogeneous with respect to the new movie, ठीक है। तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर इज़ द सेम, माइनर सी चेंज है हाइपोथेसिस के अंदर। हाइपोथेसिस में आप देखिएगा कि इंडिपेंडेंस का वर्ड हमेशा H0 में आएगा, होमोजेनिटी का वर्ड हमेशा H0 में आएगा। इस चीज़ को जहन में रखिए, अगर आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो सारा क्वेश्चन हल तो हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर इज सेम। कॉन्टीजेंसी टेबल का कंसेप्ट तो आपको आ गया, हाउ मैनी रोज हाउ मैनी कॉलम्स। उसके अलावा अगर ये 2x2 हो तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक एग्जांपल इसमें से भी करेंगे जिसमें 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अप्लाइड किस्म की एग्जांपल दी जाए जिसमें क्वेश्चनर के हाँ ना में जवाब दिए हुए हों और इस तरह की एसोसिएशन आपने उसमें देखनी हो। तो उसके अंदर हम SPSS को कैसे यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये कोशिश करेंगे कि ये जो दो एग्जांपल्स आज हमने की हैं ख़ासतौर की एज ग्रुप और मूवी वाली, इसको हम SPSS पे भी सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हमने SPSS को यूज़ करते हुए ये जितना काम हमने किया है नॉट रिलेटिंग टू द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, उससे रिलेट वो SPSS में सोलर शायद नहीं है, लेकिन टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस, टेस्टिंग द होमोजेनिटी, इसको और एक हमारे पास जो ऑप्शन रह गया था लास्ट टू टेस्टिंग द इक्वलिटी ऑफ सेवरल प्रोपोर्शंस। अब उसमें और इसमें थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, वो ये है कि यहाँ पर 2x के कैटेगरीज होंगी। जब मैं कहूँगा कि टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ के पर पॉपुलेशन प्रपोर्शंस, इससे मुराद ये है कि हमारे पास रोज़ 2 होंगी और कॉलम्स के होंगे, बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज़ सेम होगा, ठीक है। उसको पहले हमें सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ये जितना प्रोसेस हमने किया इन 2 लेक्चर्स के दरमियान, जो लास्ट हमारे पास लेक्चर थे और आज का लेक्चर था, इसको हम रिपीट करेंगे SPSS को यूज़ करते हुए सारे केसेस, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।